इस लेक्चर में हम NTA जेई मेंस फिजिक्स का 2 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट में आपको हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इसका ये सेकेंड पार्ट है जिसमें हम बचा हुआ क्वेश्चन भी डिस्कस करते रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन जो है हम लिख के ही लाए हैं ताकि थोड़ा जल्दी हो। तो देखिए एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन है जिसमें हमको दिया हुआ है एक चार्ज पार्टिकल है हैविंग चार्ज Q। कोई चार्ज पार्टिकल है जिसके पास चार्ज कितना है, तो उसके पास चार्ज है Q एंड स्पीड उसके पास है V, मूविंग इन XY प्लेन इन X डायरेक्शन। मतलब Q जो चार्ज पार्टिकल है वो रियलिटी में मूव किधर कर रहा है, X एक्सिस की ओर। तो मान लीजिए ये Y एक्सिस है और ये आपका X एक्सिस है। तो चार्ज पार्टिकल रियली में मूव कर रहा है X एक्सिस की ओर एंड इंटर ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E का डायरेक्शन दिया है इन Y डायरेक्शन एंड एक्सटेंडेड अप टू x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू D। मतलब x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू D तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका वैल्यू है E और ये किस डायरेक्शन में है, Y डायरेक्शन में। ठीक है, तो Y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमको आ गया। तो हमको बताना है इक्वेशन ऑफ पाथ इन टर्म्स ऑफ D। तो इन टर्म्स ऑफ x तो हम लोग निकालते थे। तो ये थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल में भी है ऐसा क्वेश्चन जो इस कंसेप्ट पे बेस है, जिससे प्रोजेक्टाइल मोशन का हम लोग पाथ निकालते हैं। तो आप मान लीजिए कि किसी पार्टिकुलर टाइम में ये ऑरिजिन से पार्टिकल चला है, और ये x डायरेक्शन का इसका वेलोसिटी अगर दिया हुआ है तो Vx का वेलोसिटी जो होगा Vx नॉट इनिशियल वेलोसिटी वो Vi होगा। तो ये जो वेलोसिटी हमको दिया हुआ है ये मेरा x डायरेक्शन का वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड है y डायरेक्शन में। तो अगर हम इस पे फोर्स सोचेंगे, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल लगेगा वो होगा Q E J के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ये जो आएगा वो Q E बाय M J, क्योंकि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो जो एक्सेलरेशन होगा एक डायरेक्शन में, ठीक है। और Vx हमको दिया हुआ है Vi है। अब देखिए अगर ये चार्ज पार्टिकल ऐसे चला और इस डायरेक्शन में फोर्स है तो ये जो पाथ पे चलेगा ये धीरे धीरे Y एक्सिस की ओर मूव करने लगेगा। तो हमको कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट ले लेना है x y और इसी का लोकस हमको सोचना है, दैट इज द पाथ। तो अब इसको हमको निकालना है। तो बहुत आसान सा एक क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे सोचते हैं। इसको हम x एक्सिस और y एक्सिस को इंडिपेंडेंटली सोचते हैं। तो मान लीजिए किसी टाइम t पे ये x पोजीशन एंड y पोजीशन पे है। तो हम लोग जानते हैं मोशन इन x डायरेक्शन, अगर देखेंगे x डायरेक्शन का मोशन, तो इसमें हमको पता चलेगा कि इसके पास हमको Vx नॉट का वैल्यू V दिया है, एक्सीलरेशन 0 है और टाइम हम ले लिए है t है। तो हमको पता करना है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो x इक्वल टू होता है, मतलब डेल x इक्वल टू होता है Vx नॉट t प्लस 1/2 ax t स्क्वायर। तो यहाँ से एक्सेलरेशन 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x माइनस 0 इक्वल टू आ जाएगा dt। तो यहाँ से हम टाइम निकाल लेते हैं। टाइम अगर हमको मिल जाएगा तो हम उसको पुट करके पाथ को रिड्यूस कर सकते हैं। तो t इक्वल टू x/v आ गया। अब y डायरेक्शन का मोशन हम सोचते हैं। तो y डायरेक्शन में अगर हम मोशन सोचते हैं तो y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन भी है, लेकिन अगर y डायरेक्शन में आप इनिशियल वेलोसिटी कहिएगा तो वो 0 है। एक्सीलरेशन ay के डायरेक्शन में कितना है, QE/m है, जो कि यहाँ पे हम कैलकुलेट किए हैं। और हमको t टाइम पे देखना ये पहुँचा क्या है। तो डेल y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y नॉट का वैल्यू इसके लिए भी 0 है क्योंकि ऑरिजिन से हम स्टार्ट कर रहे हैं मोशन। तो डेल y इक्वल टू हो जाएगा Vy नॉट t प्लस 1/2 ay t स्क्वायर। ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा तो आपका बचेगा 1/2
क्यू ई बाय एम इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा y माइनस वाई नोट का वैल्यू आपका 0 है क्योंकि इनिशियल पोजीशन हम 0 मान रहे हैं। तो ये सिंपल आपका एक इक्वेशन आया। अब हम लोग क्या करते हैं, टाइम का वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 क्यू ई बाय एम इंटू एक्स स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया इक्वेशन ऑफ पाथ, दैट इज द इक्वेशन ऑफ पाथ। अब इसी इक्वेशन ऑफ पाथ को बोला है डी के फॉर्म में दिखाते हैं। डी इज द डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। तो जहां एक्स है वहां डी से रिप्लेस कर दीजिए, उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा, अच्छा हम ऑप्शन में कुछ गलती किए हैं इसका आंसर में कि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। किसी के नीचे में आपको 2 बैठा दीजिए, दैट इज द आंसर। चाहिए हमें लगता है एक्स्ट्रा ले लिए। ये बात समझ में आया। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, थोड़ा काइनेमेटिक्स था। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन भी मेरा क्या फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है। इसको आप फार्मूला से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो आईटी का इस साल का जितना क्वेश्चन है मैक्सिमम क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड है। एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू 220 वोल्ट एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ए बैटरी माइक्रोएम्पियर चार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड विथ अदर चार्ज कैपेसिटर ऑफ 2.5। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये आपको एनसीईआरटी से लेकर हर बुक में मिलेगा। एक कैपेसिटर दिया हुआ है, इसको कैपेसिटर को हम C1 मान लेते हैं। एक दूसरा कैपेसिटर दिया हुआ है जिसको हम कैपेसिटर C2 मान लेते हैं। पहला कैपेसिटर को 220 वोल्ट पे चार्ज किया, तो समझिए कि इसके ऊपर V1 का वैल्यू क्या है 220 वोल्ट। कैपेसिटेंस C1 का वैल्यू कितना दिया है, तो ये दिया है 5 माइक्रोफैराड। C2 का वैल्यू दिया 2.5 माइक्रोफैराड। अब क्या हुआ, जब फर्स्ट कैपेसिटर को चार्ज कर दिया तो इसको हम पैरेलली क्या किया सेकंड कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, इस पे इनिशियल में वैल्यू V2 कितना है 0 है। तो यहाँ से आप सोच सकते हैं कि अब देखिए इस पे चार्ज होगा Q, तो Q चार्ज खुद ब खुद मूव करना चाहेगा। ये कब तक मूव करेगा, जब तक कि दोनों पे पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो हम लोग यहाँ से एनर्जी लॉस का एक शॉर्टकट फार्मूला भी जानते हैं। तो एनर्जी लॉस इस केस में डेल यू इक्वल टू कितना होता है, तो होता है 1/2 C1 C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन में सारे वैल्यू को रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे है 1/2 C1 का वैल्यू दिया हुआ है 5, C2 का वैल्यू है 2.5 इंटू 10 पे पावर माइनस, माइक्रो में है तो 12 हो जाएगा, दोनों के लिए हम लिख दिए। अब बटे यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 2.5 इंटू 10 पे पावर माइनस 6। वोल्टेज दिया हुआ है, पहला का वैल्यू है 220 वोल्ट, दूसरा 0 है, ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1/2 और यहाँ 5 इंटू 2.5 बाय 7.5 इंटू 10 पे पावर माइनस 6 इंटू 220 इंटू 220। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, जो वैल्यू आएगा दैट इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन है आसान। इसको देखिए आपको अगर फार्मूला ये वाला याद नहीं तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अगर सोचिएगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए बिना फार्मूला याद रखे, देखिए फर्स्ट कैपेसिटर है और ये क्या है मेरा सेकेंड कैपेसिटर है। फर्स्ट कैपेसिटर को हम V1 वोल्ट से चार्ज किए 220 वोल्ट से, तो इसके ऊपर चार्ज मान लीजिए स्टोर हुआ Q1। तो हम Q1 इक्वल टू क्या सोचते हैं, तो Q1 इक्वल टू होता है C1 इंटू V1, और इसका C1 और V1 आपको दिया हुआ है, वहाँ से हम क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। तो C1 का वैल्यू कितना है 5 माइक्रोफैराड इंटू 220 वोल्ट। यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 1100
माइक्रो कूलम। ठीक है, अब आपके पास अगर हम इस दोनों को बाद में कनेक्ट करते हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो चार्ज इस पे वही मूव होकर इस पे आएगा। लेकिन जब फाइनल में ये चार्ज कब तक मूव करेगा, जब तक कि दोनों पे पोटेंशियल सेम न हो जाए। तो मान लीजिए कि बाद में पोटेंशियल दोनों के ऊपर भी डैश हो गया। ठीक है, तो अगर हम सोचेंगे तो इस पाला पे चार्ज तो बाद में होगा Q1 डैश होगा, और दूसरा पे चार्ज जो होगा वो Q2 डैश होगा, और इसका वैल्यू हमेशा Q1 के बराबर होगा। अब बाद में हम पोटेंशियल मान लिए V डैश है, तो इसका Q1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा C1 V डैश, दूसरे का हो जाएगा C2 V डैश, इक्वल टू Q का वैल्यू यहाँ से आ गया है C1 इंटू V1 का जो वैल्यू आया है वही होगा। तो यहाँ से V डैश का वैल्यू आप निकाल लीजिए, V डैश का वैल्यू आ जाएगा C1 प्लस C2 इंटू V1। ठीक है, यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिए तो ये हो गया C1 का वैल्यू 5/7.5 इंटू 220। तो यहाँ से ये हो गया 2 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कटेगा तो 2/3, तो 440/3। दैट इज द इतना वोल्ट आपका फाइनली पोटेंशियल है। अब इनिशियल में एनर्जी कितना होगा, U इनिशियल, तो टोटल चेंज इक्वल टू आप लिख सकते हैं U इनिशियल माइनस U फाइनल। U इनिशियल है 1/2 C1 V1 का स्क्वायर, और सेकेंड में कोई भी चार्ज नहीं है तो सेकेंड वाला मेरा क्या होगा, कोई एनर्जी नहीं देगा। और फाइनल पोटेंशियल कितना है, तो फाइनल में 1/C1 V1 V डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V डैश का स्क्वायर, दैट इज द एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो यह आ जाएगा 1/2 C1 V1 का स्क्वायर माइनस 1/2 V डैश कॉमन हो जाएगा तो C1 प्लस C2 इंटू V डैश का स्क्वायर। अब V डैश का स्क्वायर आपको पता है, C1 C2 पता है, C1 V1 पता है, इसको भी आप पुट कीजिएगा तो यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक आसान कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है बिना फार्मूला, आपको फार्मूला नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ पहले चार्ज लगाए, यहाँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाए, और बेसिक फार्मूला Q इक्वल टू C1 V1 और एनर्जी इक्वल टू 1/2 C1 V स्क्वायर, मतलब एनर्जी ऑन द कैपेसिटर कितना होता है 1/2 CV स्क्वायर। तो इस 3 चीज़ का आप यूज कीजिएगा तो ये क्वेश्चन बिना फार्मूला का ही बन जाएगा। और एक ये फार्मूला है, अगर फार्मूला याद रह सकता है तो इसको याद कर सकते हैं, तो इस पे और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये मेमोरी आपको अगर याद है तो आप ये क्वेश्चन बना पाइएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम में Hg है, ठीक है, मरकरी एंड कॉपर है और टंगस्टन है। तो आपको सबसे पहले पता है कि कॉपर का कंडक्टिविटी सबसे अधिक होता है। अगर हम कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर देखेंगे तो क्या होगा, सबसे अधिक होगा। उसके बाद किसका होगा, एल्युमिनियम का होगा। ठीक है, और आपका Hg होता है, रियलिटी में Hg मेरा Hg के फॉर्म में मिलता नहीं, Hg2 के फॉर्म में मिलता है। आपको पता है कि Hg ही एक ऐसा मेटल है जो कोवेलेंट बॉन्ड आपस में बना लेता है। आप केमिस्ट्री अगर पढ़े होंगे तो आपको पता है Hg2 के फॉर्म में मिलता है। तो ये एक ऐसा मेटल है जो आपस में ही बॉन्डिंग कर लेता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग अगर ये आपस में कर लेता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन आपको देगा नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो इसका कंडक्टिविटी सबसे कम हो जाएगा, तो रो ऑफ Hg क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। और आप देखिएगा, सॉरी, कंडक्टिविटी, इसका कंडक्टिविटी सबसे कम हो जाएगा और टंगस्टन का कंडक्टिविटी इसके बीच में आ जाएगा। अब जो कंडक्टिविटी का ऑर्डर है उसका क्या होगा, ये अपोजिट होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन था, तो इस ऑर्डर का अगर जब आप अपोजिट कर दीजिएगा तो दैट इज द रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरा एक आसान सा क्वेश्चन है। Hg बस सोचना है Hg के साथ क्या होगा। Hg यही समझ जाए कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाता है, तो नॉन मेटल्स बनाता है।
ऑल नॉन मेटल्स। जो मेरा टॉप में ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सब उसी ढंग से Hg भी आपस में नॉन कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट करता है। तो Hg का सबसे कम होगा कंडक्टिविटी, इसलिए उसका रजिस्टिविटी सबसे अधिक होगा। ठीक है। W उसके बाद अगर कॉपर हम लोग जनरली यूज करते हैं, कॉपर का कंडक्टिविटी सबसे अधिक होता है तो रजिस्टिविटी इसका सबसे कम होगा। तो एक सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है मेरा वो मैग्नेट से। तो मैग्नेट से मेरा क्या है, एक प्रोटॉन को हम मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किए हैं। एक प्रोटॉन है उसको मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किए। ठीक है। तो अगर इसको आप परपेंडिकुलर थ्रो कीजिएगा तो क्या होगा, ये सिर्फ सर्किल में घूमेगा। लेकिन परपेंडिकुलर हम थ्रो नहीं करके किसी एंगल पे थ्रो करते हैं बी के रेस्पेक्ट में, तब ये क्या होगा, एक हेलिकल पाथ में ऐसे करके मूव करते जाएगा। अगर ये हेलिकल पाथ में मूव करता है तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग पिच बोलते हैं। तो ये पूछा है आपसे पिच क्या होगा, वेलोसिटी दे दिया है और मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है। तो देखिए आसान सा क्वेश्चन है, बी का वैल्यू दे दिया है 2.0 एम टेस्ला। आपको सबसे पहले सोचना है कि एक रोटेशन करने में इसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है। तो अगर आप इसका बेसिक इक्वेशन का डेरिवेशन में जाइएगा तो डेरिवेशन भी हम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जब रोटेट करता है तो सेंटर के एक फोर्स होता है और ये सेंटर की ओर फोर्स कौन जनरेट करता है, तो कोई भी एक्सटर्नल एजेंट। तो यहाँ पे करेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो सेंटर की ओर जो फोर्स लगता है F इक्वल टू होता है क्यू भी परपेंडिकुलर इंटू बी। ठीक है। जो भी परपेंडिकुलर होता है भी साइन थीटा होता है। और यहाँ से हम लोग जानते हैं ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू क्यू भी परपेंडिकुलर, यहाँ से आ जाएगा एम वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाय आर इक्वल टू क्यू भी। तो यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल लीजिए, वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा क्यू आर बी बाय एम। यहाँ तक समझ में आया, क्यू आर बी बाय। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना होगा, तो एक रिवोल्यूशन में जो टाइम लगेगा, तो एक रिवोल्यूशन का मतलब होता है टी इक्वल टू 2 पाई बाय भी परपेंडिकुलर, क्योंकि भी परपेंडिकुलर वेलोसिटी से ही घूम रहा होगा। तो यहाँ पे आपको सिंपल आ जाएगा भी परपेंडिकुलर का वैल्यू 2 पाई। अब देखिए यहाँ आर है, इसको हम नीचे डाल देंगे तो ये आ जाएगा एम ऊपर आ जाएगा और क्यू बी नीचे चलाएगा, तो क्यू इंटू बी नीचे चलाएगा। ठीक है। तो ये आपका टाइम पीरियड आ गया। अब देखिए होता क्या है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल को जब हम किसी पार्टिकुलर एंगल पे बी से हम फेंकते हैं तो ये भी वेलोसिटी का दो कंपोनेंट बनता है। एक बनता है भी परपेंडिकुलर और एक बनता है भी पैरेलल। भी पैरेलल। ठीक है। तो भी पैरेलल जो कंपोनेंट होता है उसको बी फील्ड के डायरेक्शन में मूव कराता है, मतलब शिफ्ट कराता है। और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो उसको बस सर्कुलर मोशन में घुमाता रहता है। तो ये क्या होता है, ऐसे भी मूव कर रहा होता है, ये ऐसे ऐसे करके मूव करके आगे बढ़ते रहता है, जस्ट लाइक ए स्प्रिंग। समझ में आया। तो अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट तय कौन करा रहा होगा, पैरेलल वेलोसिटी। और एक बार घूमने में इसको टोटल टाइम लगा होगा 1 टाइम पीरियड। तो यहाँ से अगर हम सिंपल सोचेंगे तो इसका पिच जो होगा, पिच इक्वल टू हो जाएगा भी पैरेलल इंटू टाइम पीरियड टी। और इसका वैल्यू है भी कॉस थीटा और टाइम पीरियड आपका है 2 पाई एम बाय क्यू बी। अब आपको क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, क्यू इक्वल टू प्रोटोन माना है। प्रोटोन का चार्ज कितना होता है, ये होता है 1.67 इंटू 10 पे 1.6 इंटू 10 पे पावर -19। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 पे पावर -27 kg। ठीक है। कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू आपको दिया है 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू आपका 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन आप देखिएगा तो उसमें थीटा एम का वैल्यू दिया हुआ, सॉरी बी का वैल्यू दिया हुआ है 2.0 एम टेस्ला और भी का वैल्यू दिया हुआ है
10 मीटर पर सेकेंड। ये सारा वैल्यू को इसके अंदर पुट कीजिए तो ये जगह 10 cos 60 का वैल्यू 1/2 2 पाई इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1.67 इंटू 10 पे पावर माइनस 27 बाय कितना है Q हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 और B का वैल्यू है 2.0 इंटू 10 पे पावर माइनस 3। तो सबको हम ऐसा यूनिट में ले लिए। अब यहाँ से आपको क्या करना है, तो ये लगभग अप्रॉक्स में कटेगा, थोड़ा सा वैल्यू यहाँ बढ़ेगा तो थोड़ा सा वैल्यू हमको बढ़ा देना है। तो यहाँ से आपका आ गया, नीचे में सिर्फ 2 बचा हुआ है, इस 2 से हम इसको काट दिए तो ऊपर में सिर्फ पाई बचा हुआ है। ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 5 टाइम्स में कट गया तो 5 पाई इंटू 10 पे पावर माइनस 27 है और यहाँ कितना 24 है, ये हो गया 10 पे पावर माइनस यह 22 है और यहाँ 27 है तो -5। तो ये आपका हो गया पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको भी हम डील कर दे रहे हैं। देखिए गुना भाग हम नहीं कर रहे, गुना भाग करने से होगा कुछ नहीं, टाइम बहुत वेस्ट होगा, वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा। तो चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन के कंसेप्ट में चल रहे हैं। दरअसल इस पार्ट का पूरा क्वेश्चन जो है कंसेप्ट बेस पे कोई खास नहीं है, छोटा छोटा कंसेप्ट है, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा गया है। और जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है वो जनरली फार्मूला बेस्ड है। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि P एक मैग्नेट है, मटेरियल है और Q एक मटेरियल है। दोनों को हम किसी अलग अलग पर्पस के लिए यूज करें। P मेरा परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है, ये आपका मैग्नेट है, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट का मतलब होता है कि इसका ये मतलब कि आपका फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस है। और Q है ऐसा मैग्नेटिक सबस्टेंस जिसको हम ट्रांसफार्मर में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज आपको हम बताते हैं कि 2 टर्म होता है, एक होता है रिटेंटिविटी और एक होता है करेक्टिविटी, ठीक है। तो हम लोग का रिटेंटिविटी और करेक्टिविटी हम लोग को सोचना है। तो आपको ये कर्व आपको पढ़े होंगे, इधर आपका होगा H, इधर होगा BH कर्व पढ़े हैं। H वो है जो हम बाहर से किसी चीज को हम एनर्जी दे के मैग्नेटाइज करते हैं, मतलब बाहर से हम करंट दे रहे हैं तो हम एक सोलेनॉइड मान लेते हैं, उसके अंदर क्या किए हैं, एक मैग्नेटिक मटेरियल को डाल दिए हैं। अब इस मैग्नेटिक मटेरियल को यहाँ से हम करंट अगर प्रोवाइड करेंगे तो एक सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड अगर इस मटेरियल से पास कर रहा होगा तो इस मटेरियल के अंदर भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड होगा। तो B जो रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल और H रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, जो हम बाहर से इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो स्टार्टिंग में जो मटेरियल होता है मेरा वो बिल्कुल नॉर्मल मटेरियल होता है, तो बहुत तेजी से मैग्नेटाइज होने लगता है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर से प्रोवाइड करने के बाद बहुत तेजी से मैग्नेटाइज होता है और एक लेवल के बाद बी को हम जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं तो एक टाइम के बाद वो क्या होता है, मैग्नेटाइज होना बंद हो जाता है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक करंट को रिवर्स मतलब कि धीरे धीरे कम करते हैं, कम करते करते हम क्या करते हैं, जीरो करते हैं। तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें प्रोवाइड किए उसको हम धीरे धीरे जीरो कर देते हैं। लेकिन उस वक्त भी इसके अंदर कुछ न कुछ फील्ड बच जाता है। उसका वजह होता है कि कोई भी मटेरियल है तो उसके अंदर स्मॉल स्मॉल ब्लॉक ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मौजूद है। अब ये सारा मैग्नेटिक मटेरियल नॉर्मल में क्या रहता है, एट रैंडम में मौजूद होता है, लेकिन जब बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते तो ये खुद में थोड़ा सा अरेंज हो जाता है, ठीक है। उस अरेंजमेंट की वजह से उसके अंदर थोड़ा सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बच जाता है। तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मेरा क्या होगा, बच गया। तो ये जो मेरा सिंपल एक पॉइंट बन गया,
तो इस पॉइंट पे आपका एच बाहर से आप जीरो कर दिए। इनिशियल में हम क्या कहते हैं, एच जैसे जैसे हम दे रहे थे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड मेरा इंक्रीज कर रहा था। तो अब एक पॉइंट आया जहाँ पे बी हम एच जीरो कर दिए, लेकिन बी मेरा जीरो नहीं हुआ रूल के हिसाब से। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रिटेंटिविटी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तो बी को जीरो करने के लिए हम रिवर्स करंट प्रोवाइड कराते हैं, मतलब बाहर से जो अप्लाइड फील्ड है उसको रिवर्स कर देते हैं। तो एक टाइम आता है जब ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, एक टाइम आता है जब ये जीरो हो जाता है। जीरो होने के बाद रिवर्स डायरेक्शन में हम वही वर्क करते थे, रिवर्स डायरेक्शन में। तो इस ढंग का कुछ आप ग्राफ देखे होंगे जो आपका बना हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब बी फील्ड इसके अंदर जीरो हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड इस मटेरियल के अंदर, उस वक्त एच का वैल्यू देखा जाता है। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं कोरियोसिटिविटी। ठीक है, करेक्टिविटी। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं करेक्टिविटी। ठीक है, अब देखिए ये कर्व अब कभी भी इस पाथ को फॉलो नहीं करता है। तो देखिए कोई भी मटेरियल अगर हम ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो मटेरियल एक ऐसा मटेरियल हो जो बहुत आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए ये कर्व जितना करीब होगा, जितना शार्प होगा, उतना ही हम समझेंगे कि वो आसानी से क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो रहा है। और ये कर्व जितना थिक होगा हम समझेंगे उतना ही वो डिफिकल्टी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो रहा है। ये बात समझ में आए? तो हम जनरली जो ट्रांसफार्मर के अंदर यूज करते हैं, हम चाहते हैं कि वो आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो। तो उसके लिए ये वैल्यू भी हम चाहते हैं कम हो और ये भी वैल्यू चाहते हैं कम हो। तो इसके लिए आपको आंसर क्या आ जाएगा, लो रिटेंटिविटी एंड लो करेक्टिविटी। ये पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आप देखे होंगे बीएच कर्व के अंदर ही मौजूद होगा। ठीक है, जिसको हिस्टेसिस कर्व भी बोलते हैं। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन पे आ रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन में एक कॉइल दिया हुआ है, जिस कॉइल को रोटेट कराया है डायमीटर के अबाउट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन। इसका भी क्वेश्चन को हम डील कर रहे हैं, लेकिन इसका भी हम सोल्यूशन का कैलकुलेटिव पार्ट कहेंगे कि आप खुद से कर लीजिए। इसके पीछे का जो कंसेप्ट है हम सारा कंसेप्ट आपको बता रहे हैं। अब देखिए मेरा ये क्या है, सिंपल एक कॉइल है जिसको रोटेट करा रहा है ओमेगा वेलोसिटी से इन मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, जब इसको हम रोटेट कराएंगे तो हम लोग जानते हैं ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू होता है चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो हम लोग फ्लक्स इक्वल टू क्या जानते हैं, फ्लक्स इक्वल टू जानते हैं ये होता है बी ए कॉस थीटा, बी ए इंटू कॉस थीटा। तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हम यहाँ पे बैठाएंगे तो ईएमएफ इंड्यूस मेरा क्या होगा, तो ई इक्वल टू मेरा हो जाएगा माइनस बी ए डी कॉस थीटा बाय डी टी। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस बी ए साइन थीटा इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू डी थीटा बाय डी टी। या डी थीटा बाय डी टी को हम क्या समझते हैं, ओमेगा। तो ई एम एफ ई का वैल्यू आपका आ जाएगा बी ए ओमेगा साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें आपको बोला है मैक्सिमम ईएमएफ। मैक्सिमम ईएमएफ का मतलब है साइन थीटा का वैल्यू 1। तो साइन थीटा का वैल्यू 1 होगा तो ई मैक्सिमम इक्वल टू क्या होगा, ई मैक्स इक्वल टू क्या होगा, बी ए ओमेगा। अब देखिए ये आपको क्या दिया हुआ है, सर्कुलर दिया हुआ है। तो एरिया ए इक्वल टू क्या होगा, एरिया ए इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ओमेगा का वैल्यू आपको हम दिया है। तो ओमेगा में बोला है कि ये जब हाफ सर्किल घूमेगा, कॉइल मूव इन हाफ रोटेशन, तो इसको टाइम कितना लगेगा, हाफ रोटेशन करने में कितना टाइम लग रहा है, 0.2। तो हम इसका टाइम पीरियड बोल सकते हैं कि 0.4 सेकेंड का है। इसका टाइम पीरियड कितना है, 0.4, मतलब पूरा मूव करने में कितना लगेगा, 4 सेकेंड का। तो ओमेगा इक्वल टू लोग जानते हैं 2π/t होता है। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे, 2π/0.4 होगा। तो यहाँ पे सबका वैल्यू आप रख सकते हैं। बी का वैल्यू जो दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻5, एरिया हो जाएगा पाई, रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻2,
आर का वैल्यू कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 0.1, तो इसका स्क्वायर इतना हो जाएगा। ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 2π/0.4। अब इसको आप प्रोडक्ट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंसेप्ट बेस्ड अगर क्वेश्चन होगा तो उसको बनाने में थोड़ा मजा आएगा, तो यहाँ फार्मूला बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन है, इसलिए सब फार्मूला बेस्ड पे ही हम बता रहे हैं। तो देखिए आप 16 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि एक स्ट्रिंग दिया हुआ है जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे मूव रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है इसमें एक ही फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रहा है, तो इस केस में लेंथ L इक्वल टू होता है λ/2, क्योंकि ये मेरा क्या हो गया λ/2। इसके बाद एक और बनेगा तो वो भी क्या होगा λ/2, तो ये दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है λ/2। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है 450 हर्ट्ज का, और वाई के अंदर जो फ्रीक्वेंसी वो कितना है 300 हर्ट्ज का, ठीक है। और आपको पूछा है रेशियो ऑफ टेंशन, ठीक है। तो टेंशन का एक ही रिलेशन है जो वेलोसिटी के साथ है, तो v इक्वल टू क्या होता है √अंडर टेंशन T/μ, ठीक है। म्यू क्या रिप्रेजेंट करता है तो मास पर यूनिट लेंथ, तो दोनों आइडेंटिकल आपका अगर दिया हुआ है तो म्यू दोनों के लिए कांस्टेंट है। ये बात आपको समझ में। अब आपको हमको फ्रीक्वेंसी और इसके बीच रिलेशन सोचना था। हम लोग जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सोच सकते हैं, तो यहाँ से अगर हम बोलेंगे तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आपका डायरेक्ट हो जाएगा 1/वेवलेंथ इंटू √T/μ। तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, क्योंकि लेमडा का वैल्यू दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम सोच सकते हैं फ्रीक्वेंसी F1 Fx/Fy इक्वल टू क्या होगा, तो ये हो जाएगा T1/T2 का √अंडर। F1 और F2 आपको दिया हुआ है तो हम लोग T1/T2 निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 450/300 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9/2 2/4, तो 9/4 इसका आंसर होगा। अच्छा इसमें 9/4 नहीं है, तो इसको हम लिखने में गलती क्यों, कोई एक ऑप्शन होगा जो 9/4 होगा, ठीक है। ये शायद 9/4 होगा। तो देखिए अब ऐसा नहीं है कि हम गलती नहीं कर सकते हैं, गलती हो गया है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, 9/4 है, ठीक है। या फिर ये 3/4 2 का होल स्क्वायर हो सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है मॉड्यूलेशन से। मॉड्यूलेशन आप पढ़े हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मेरे पास दो है, एक कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 5 यूनिट, और बेसबैंड सिग्नल का हमको दिया हुआ है जिसको मैसेज सिग्नल बोलते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी उसका एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 3, ठीक है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक है। तो मॉड्यूलेटेड वेव में आपका क्या होता था, याद आ रहा है, आपका एक कैरियर फ्रीक्वेंसी होता था और इसके साथ हम क्या करते थे, एक मैसेज सिग्नल को जोड़ते थे। मैसेज सिग्नल को जोड़ने से क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग ये वाइब्रेट करने लगता है। तो ये जो है इसके ऊपर आके बैठेगा तो कुछ सिग्नल इस ढंग का बनेगा, और इस पे आके कौन बैठ जाएगा, तो मेरा आके ये वाला फ्रीक्वेंसी आके से बैठेगा। तो यहाँ पे अगर आप लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो यहाँ से यहाँ तक का डेट ये कहलाएगा AC, सॉरी ये कहलाएगा AM, और यहाँ से यहाँ तक कहलाएगा -AM। तो आपका जो मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी बनेगा, फ्रीक्वेंसी बैंड जो बनेगा, तो उसका जो A मैक्स होता है वो होता है AC + AM, और जो A मीन होता है वो होता है AC - AM। ये वैल्यू आप निकाल दीजिए, इसी का आपको रेशियो पूछा है 17 नंबर क्वेश्चन में। तो ये मेरा ऊपर वाला मैक्स कितना आ गया, देखिए मैक्स आ गया आपको, मैक्स का वैल्यू आ गया 5 + 3 8, और मीन का वैल्यू आ गया 5 2, ठीक है। इसका रेशियो हो गया 4 जो होगा वो आंसर होगा। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। जनरली हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम से इजी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है।
तो इसको आप करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। ये भी क्वेश्चन आप लोग शायद बनाए भी होंगे ये क्वेश्चन जब प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि यंग डबल स्लिट तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यंग डबल स्लिट से अगर क्वेश्चन पूछा है तो डिफ्रैक्शन और बाकी फिनोमिना से कम ही चांस है पूछेगा। इसी में डिफरेंट टाइप का सब कुछ पूछ सकता है वो। तो नेक्स्ट जब हमको क्वेश्चन मिलेगा तब हम उसको देख के थोड़ा अंदाजा लगा लेंगे अगला क्वेश्चन क्या आएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ को हमको दिया है स्लिट विड्थ। स्लिट विड्थ हमको स्मॉल डी से लिखते हैं तो इसका वैल्यू होता है 1.1 mm, ठीक है। और हमको स्क्रीन डिस्टेंस दिया हुआ कैपिटल डी का वैल्यू दिया है 1 मीटर। वेवलेंथ हमको दिया है, लेमडा का वैल्यू कितना दिया है 632 nm। और ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन दिया, कोई भी ब्राइट फ्रिंज बन रहा है उसका पोजीशन yn इक्वल टू 1.270 nm, ठीक है। हमसे पूछा है पाथ डिफरेंस एट दैट पॉइंट। तो पाथ डिफरेंस, तो अब इसका थोड़ा सा फिगर देखिए। जब भी यंग डबल स्लिट का क्वेश्चन आए आप एक बार फिगर जरूर ड्रॉ कीजिए, इससे आपका क्वेश्चन 50% जरूर बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए yn इक्वल टू कोई एक पॉइंट है जहाँ पे एक ब्राइट फ्रिंज बन रहा है और इस जगह हमको क्या डालना है, पाथ डिफरेंस। तो पाथ यहाँ पे मेरा ऐसे रह गया, ये रे ऐसे गया, और इस दोनों के बीच का ये ही डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस बोलते हैं। तो पाथ डिफरेंस अगर हम डेल एक्स बोलते हैं तो डेल एक्स इक्वल टू सिंपल होगा, अगर इस एंगल को आप थीटा बोलते हैं तो ये भी लगभग क्या होगा, थीटा होगा। तो डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा, ये डी है तो ये हो जाएगा डी साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका क्या है, थीटा है। तो डेल एक्स इक्वल टू आप हो जाएगा डी साइन थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं डी थीटा भी लिख सकते हैं। थीटा का वैल्यू आप यहाँ से निकालिएगा तो ये हो गया yn, और यहाँ से यहाँ तक डी हो गया तो यहाँ से आप टेन थीटा के हिसाब से सोचेगा तो थीटा इक्वल टू होगा yn बाय कैपिटल डी। इसको आप पुट कर दीजिएगा, डी इंटू क्या आ जाएगा, yn बाय कैपिटल डी। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें बहुत कुछ और भी पूछ सकता था, जो इस क्वेश्चन से इसको कट करके बाहर निकाला गया है उसके अंदर बहुत तरह का क्वेश्चन मौजूद होगा, ठीक है। जैसे वेवलेंथ आपको दिया है तो हो सकता है पूछेगा ये जो ब्राइट फ्रिंज है ये कितना, ये कौन सा ब्राइट फ्रिंज है, इसका नंबर्स ऑफ ब्राइट फ्रिंज कितना है, पहला है या दूसरा है या तीसरा है या चौथा है। अगर हमको वेवलेंथ दिया है तो हमको ये पूछ सकता है। तो हम लोग जानते हैं फ्रिंज विड्थ क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू लेमडा डी बाय डी होता है। तो ये आपका यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ आ जाएगा। इससे आप देख सकते हैं, बता सकते हैं कि ये कितना नंबर है। तो लेमडा का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, डी का वैल्यू पुट कीजिए, डी का वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ सबको फ्रिंज विड्थ मिल जाएगा। इससे पता चलेगा कितना नंबर ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है। तो कुछ डाटा जो इसमें दिया गया है वो डाटा का इसमें इस क्वेश्चन में यूज नहीं होगा, लेकिन ये क्वेश्चन का और भी पार्ट होगा जिसके अंदर ये डाटा जाके यूज हो सकता है। ये बात समझ में आ रहा है। तो इसलिए कुछ डाटा इसमें एक्स्ट्रा हो गया है। तो जिस ढंग से ये एनटीए क्वेश्चन लिया है ना, वहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन होगा। अब यहाँ से आप कैलकुलेट जो कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा, इस चारों में से कोई भी आएगा। देखिए आंसर ज़्यादा मायने नहीं रखता है, ये मायने रखता है कि आप कंसेप्ट क्या सीखे हैं, ठीक है। ब्राइट फ्रिंज का आप केसेस जानते हैं। देखिए इसमें सबसे अधिक इम्पोर्टेंट होता है, सबसे पहला फॉर्मूला इम्पोर्टेंट होता है डेल्टा इक्वल टू 2 पाई लेमडा इंटू डेल एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जब आपको फेज डिफरेंस दिया रहेगा तब पाथ डिफरेंस में कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आईआईटी बहुत यूज करता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान से क्वेश्चन पूछा है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। दरअसल ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्लास 10 का क्वेश्चन है। क्लास 10 में ये चीज़ को आदमी पढ़ता है तो उस क्लास में ही पढ़ लेता है। देखिए ये मेरा एक मिरर है, कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर के आगे में क्या है, एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है और यहाँ पे पोल है P। तो आपसे पूछा है कि ये ऑब्जेक्ट जो बनेगा उसका नेचर क्या होगा।
ठीक है। तो अब आपको हम सारा चीज डिस्क्राइब करना चाहें तो इस दोनों के बीच में जब भी मेरा ऑब्जेक्ट, देखिए मैग्नीफाई कब बनता है, सी और पी के बीच में रहेगा ना तो मैग्नीफाई ही बनेगा। ठीक है, जैसे कि इसको आप फर्स्ट रीजन बोलिएगा तो इसके रेस्पेक्ट में जो इमेज बनेगा इधर बनेगा और उसका मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा, मैग्नीफाई भी बनेगा और सीधा भी बनेगा। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में रहता है सेकेंड रीजन में तो इसका इमेज जो बनता है या इसके पीछे बनता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव करते हुए बनता है, ऐसे करके बनता है। जैसे जैसे हम दूर करते जा रहे हैं वैसे से इमेज इधर जाएगा, फिर यहाँ से हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी मैग्निफिकेशन अधिक होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन आप देखिएगा तो दैट इज ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, जब आपका ऑब्जेक्ट सी से पीछे हो जाएगा तब आपका इमेज इस रीजन में बनेगा, इस रीजन में। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं दैट इज द फर्स्ट रीजन, दैट इज द सेकेंड रीजन फॉर इमेज और दैट इज द थर्ड रीजन ऑफ इमेज। ठीक है, तो इमेज का यही एक मात्र रीजन है जहाँ मैग्निफिकेशन जो होता है लेस देन 1 होता है, मतलब ऑब्जेक्ट एक ही केस में छोटा बनता है, वो है इसके पीछे। ठीक है, तो इसके पीछे मतलब कि ऑब्जेक्ट इसके पीछे आपको दिया हुआ है, अगर पीछे दिया हुआ है तो यहाँ पे बनेगा और वो क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो इमेज मेरा ये केस जो होता है यहाँ पे मैग्निफिकेशन छोटा होता है, बाकी इस दोनों केस में मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होता है। अब देखिए वर्चुअल जो बनता है इस दोनों के बीच जब मेरा रहेगा तब पीछे बनेगा, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल। वर्चुअल हमेशा सीधा होता है, इरेक्ट होता है। ठीक है, और जब भी रियल इमेज बनेगा वो हमेशा उल्टा होगा, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे मेरा जब भी इमेज बनेगा इस दोनों के बीच में बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, और रियल बनेगा, मिरर के आगे हमेशा रियल बनता है, पीछे वर्चुअल बनता है। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर। ठीक है, रियल है, छोटा है और इन्वर्टेड है। ठीक है, तो इसका आंसर 2 नंबर होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिरर का ये कंसेप्ट देख लीजिए, बहुत आसान सा कंसेप्ट है, ये क्लास 10 का बच्चा भी पढ़ता है। देखिए 20 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से है। तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, किसी मेटल पे हम कोई चीज़ को क्या कर रहे हैं, ड्रॉप करा रहे हैं, और यहाँ से जब एनर्जी निकलता है तो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो इसका एनर्जी बताता है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना है। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है ई इंटू वी। ठीक है, और यहाँ से जो एनर्जी इंसिडेंट करता है उसको हम बोल देते हैं, मान लीजिए ई आई, इंसिडेंट एनर्जी। यहाँ पे जो एनर्जी खत्म होता है उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो हम लोग जानते हैं इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, जो मेरा क्या हो रहा है, इमिट हो रहा है। ठीक है, तो इसी पे ये क्वेश्चन बेस्ड है कि जब मेरा वेवलेंथ लेमडा को ड्रॉप किया जाता है। ठीक है, सिंपल समझिए, इस पे एनर्जी कितना गिरा रहा है, लेमडा वेवलेंथ का, तो इसका एनर्जी है hc बाय लेमडा, और यहाँ से जो एनर्जी निकलता है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी है। ठीक है, तो ये चार्ज अगर Q है तो E इंटू वी में ये क्या हो रहा है, रुक जा रहा है। यहाँ पे वर्क फंक्शन फाई है, तो यहाँ से इक्वेशन बनेगा hc बाय लेमडा माइनस फाई इक्वल टू E इंटू वी। ठीक है, दूसरा केसेस आपको दिया गया है, जब इस पे हम कितना वेवलेंथ का गिराते हैं तो hc बाय 3 लेमडा, 3 लेमडा वेवलेंथ का जब हम एनर्जी को गिराते हैं तब इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है v बाय 4। ठीक है, तो इसको एनर्जी रोकने में E इंटू वी बाय 4 लगेगा। तो यहाँ पे भी वर्क फंक्शन तो वही रहेगा, वर्क फंक्शन चेंज नहीं करता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगा hc बाय 3 लेमडा माइनस 5 इक्वल टू ई वी बाय 4। ठीक है, अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ फाई। तो फाई का वैल्यू निकालना है तो ई वी को आप कटा दीजिए, तो इस पूरे इक्वेशन को आप गुना कर दीजिए 4 से। जैसे 4 से गुना कीजिएगा यह जगह 4 hc बाय 3 लेमडा माइनस 4 फाई इक्वल टू ई इंटू वी। अब ई भी इधर हो गया, तो हम लिख सकते हैं hc बाय लेमडा, यहाँ से हम लिख रहे हैं। ठीक है, hc बाय लेमडा, ठीक है,
ये हो गया एस सी बाय लेमडा माइनस फाइव, ये यहाँ लिखा गया और ये वाला यहाँ, ठीक है। एस सी लेमडा बाय फाइव इक्वल टू 4 एस सी बाय 3 लेमडा माइनस 4 फाइव। अब यहाँ से क्या होगा, ये 5 इधर चला आएगा तो 4 5 इधर आएगा तो ये 3 5 बन जाएगा, और ये अगर इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 एस सी बाय 3 लेमडा अब माइनस एस सी बाय लेमडा। अब 3 बाय 3 लेमडा हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा एस सी बाय 3 लेमडा 3 5। तो यहाँ से 5 का सिंपल वैल्यू कितना आ गया, 5 का वैल्यू आ गया एस सी बाय 9 लेमडा। अब देखिए एस सी जो 5 जो है वो खुद में एक एनर्जी है, तो हर एनर्जी क्या हो सकता है, एल वेवलेंथ में, मतलब अपने वेव नेचर में एसोसिएट हो सकता है। तो अगर हम बोलते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लेमडा नोट है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, एच सी बाय लेमडा नोट, ठीक है। इसके साथ इसको कंपेयर कर देते हैं, तो कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा एच सी बाय 9 लेमडा इक्वल टू एच सी बाय लेमडा नोट। यहाँ से लेमडा नोट का वैल्यू 9 लेमडा आएगा, तो यहाँ आपका के का वैल्यू जो पूछा है वो 9 होगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन एक आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये है आपका मोल्स, मतलब कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, ठीक है। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिए 21, क्योंकि 21 क्वेश्चन ही हमको क्या हुआ है इंटरनेट पे अवेलेबल था जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मोल नंबर्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो आपको दिया हुआ है उसका मोल आपको दिया हुआ है 3 मोल, और आर्गन जो दिया हुआ है, आर्गन का कितना दिया हुआ है 5 मोल, ठीक है। और टी टेम्परेचर पे पूछा है इस पूरे मिक्सचर का एनर्जी कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पे 3 बात होता है, एनर्जी में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन 3 बात बता रहे हैं, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। अगर हम बोलेंगे एनर्जी, हम मान लीजिए एनर्जी को यू से बोलते हैं, एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एनर्जी पर मॉलिक्यूल इक्वल टू होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ बाय 2 इंटू प्लंक बल्जमान कांस्टेंट इंटू टी। ये किसका होता है, एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर हम बोलेंगे एनर्जी ऑफ, एनर्जी पर मोल, तो जैसे मोल होगा तो एक मॉलिक्यूल का इतना एनर्जी, तो एक मोल का कितना होगा, तो Na से ये गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F बाय 2 Na इंटू के इंटू टी, और इसको हम लोग R बोलते हैं, तो ये हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम F2 बाय RT, ठीक है। F2 बाय ये जो K होगा, ये K आपका क्या बन जाएगा RT, ठीक है। तो ये 1 मोल का एनर्जी, आपसे पूछेगा अगर n मोल का एनर्जी कितना होगा, तो n मोल का एनर्जी कितना होगा, F बाय 2 RT इंटू कितना हो जाएगा n। ये बात समझ में आ रहा है। अब F रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वो होता है जैसे कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा तो वो एनर्जी जो पॉज करेगा वो किस किस तरीके से कर सकता है, मतलब कितना अलग अलग डिफरेंट वे है कि वो एनर्जी को शो कर सकता है, ठीक है। तो एनर्जी को जैसे कि हम बोलेंगे एक सिंगल मॉलिक्यूल है, मतलब सिंगल एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो ये एक पॉइंट मॉलिक्यूल होगा, तो ये एनर्जी जो अपनी काइनेटिक एनर्जी को दिखाएगा या तो एक्स डायरेक्शन के मोशन से दिखा सकता है, या वाई डायरेक्शन के मोशन के, या जेड डायरेक्शन के मोशन से दिखा सकता है। तो इसमें एनर्जी जो शो करने का फ्रीडम है वो 3 है, ठीक है। अब एक डाई मॉलिक्यूल होगा तो डाई मॉलिक्यूल के पास 2 सेंटर होगा, ठीक है। तो अब ये एक तो ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है जिस किसी भी एक डायरेक्शन में, तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया। अब देखिए ट्रांसलेशनल कर सकता है, तो ये आप पेन को समझिए कि यही मेरा क्या है डाई मॉलिक्यूल है, तो ये ऐसे रोटेशन कर सकता है, और ऐसे भी रोटेशन कर सकता है, लेकिन ऐसे करके अगर रोटेशन करेगा तो इसका एनर्जी पॉजेज नहीं होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल होता है उसका अपना साइज कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसके पास 2 एनर्जी और होता है, इस डायरेक्शन का एनर्जी होता है
और क्या होता है, इस ढंग से मूव कर सकता है। तो इस हिसाब से इसके पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और है, तो इसके पास टोटल नंबर्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3 डाई मॉलिक्यूल अगर मेरा हुआ तो। ठीक है, अब देखिए डाई मॉलिक्यूल, कभी कभी डाई मॉलिक्यूल क्या होता है, वाइब्रेशन क्रिएट करता है। वाइब्रेशन क्रिएट करने का मतलब है ये दोनों मॉलिक्यूल्स करीब और दूर हो सकता है। ठीक है, तब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और मेरा इंक्रीज करता है। वो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों क्यों इंक्रीज करता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता है, सिंपल सा बात है कि कितने तरीका से हम एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, वो सारा डिफरेंट वे जिससे हम एनर्जी को स्टोर कर सकें। तो देखिए अगर ये मेरा मॉलिक्यूल है, तो एक अगर इसमें वाइब्रेशन अलाउड कर दिया तो एक वाइब्रेशन ये क्या होगा, दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएगा और दूर जाएगा। ठीक है, और एक हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सके, जैसे कि ये है तो इस ढंग से ऐसे कैसे, जैसे स्प्रिंग को क्या होता है ऐसे करके घुमा के छोड़ देंगे तो क्या होगा, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करते रहेगा। ठीक है, तो एक वाइब्रेशन इसका रोटेशनल हो सकता है, रोटेशनल वाइब्रेशन, और एक हो सकता है लीनियर वाइब्रेशन। तब अगर वाइब्रेशन अलाउड कर दे तब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 7। ये बात समझ में आ रहा है। तो कोई भी लीनियर मॉलिक्यूल, जैसे आपको हम CO2 बोलेंगे, ये 3 बेसिक मॉलिक्यूल है लेकिन ये लीनियर है। ये लीनियर करने का मतलब है एक ऑक्सीजन इधर है और एक ऑक्सीजन इधर है, तो ये भी लीनियर मॉलिक्यूल है। इसके पास भी सारा केस वही होगा जो O2 के पास है। लेकिन आपको H2O की बात अगर करें तो ये लीनियर मॉलिक्यूल नहीं है, क्यों, ये एंगुलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो हम 6 लेते हैं, क्योंकि इसके केस में हम एक ही केस कंसीडर करते हैं। ठीक है, और वो एक केस क्या है, तो वो है ट्रांसलेशनल, जो ट्रांसलेशनल होता है, और एक होता है रोटेशनल एनर्जी। इस केस में वाइब्रेशनल एनर्जी को काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, जब 3 मॉलिक्यूल होता है तो इसलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम कितना बनता है, 6। ठीक है, लेकिन आपका डायटोमिक होगा तो आपका क्या बन सकता है, 7 भी बन सकता है। ठीक है, क्यों, इस 3 मॉलिक्यूल अगर किसी एंगुलर पोजीशन पे हो, 3 हो फिर 4 हो, जितना भी मॉलिक्यूल हो तो बाकी सबका मेरा कितना बनेगा, 6 बनेगा। ठीक है, वहाँ पे वाइब्रेशन कभी भी काउंट नहीं किया जाता है। ये बात समझ में आए, तो ये है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस इक्वेशन के अंदर जितना भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो यही है। ये बात पूरी तरह से क्लियर हुआ। डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ का वैल्यू हम क्या क्या सोच सकते हैं, तो एफ का वैल्यू देखिए, मोनो एटॉमिक के लिए एफ का वैल्यू 3 होगा। ये किसके लिए होगा, मोनो के लिए। एफ का वैल्यू डायटोमिक के लिए 2 हो सकता है या 5 हो सकता है, मतलब इसके पास 3 + 2 है। 3 किसका है, तो ट्रांसलेशनल का। 2 किसका है, तो इसका रोटेशनल का। एक ये रोटेशन, सॉरी एक ये रोटेशन और एक ये रोटेशन। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, 2। यहाँ पे नॉट वाइब्रेशन, नॉट वाइब्रेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, और वाइब्रेशन अलाउड कर देता है तो 3 + 2 + 2, 2 इस किसका आएगा, ये 2 आएगा वाइब्रेशनल का। एक मेरा क्या होगा, लीनियर वाइब्रेशन, एक होगा रोटेशनल वाइब्रेशन। समझ में आ रहा है। अगर हम मॉलिक्यूल्स, ये 2 एटम का था, 2 एटम का नहीं, ये मेरा क्या था, मोनो था, ये मेरा था लीनियर मॉलिक्यूल। इसको हम लोग समझते हैं लीनियर मॉलिक्यूल। ठीक है, और एक होता है 3D मॉलिक्यूल। ठीक है, वैसा मॉलिक्यूल जो 3 डायरेक्शन में हो, इसका हम सिर्फ 3 + 3 काउंट करते हैं। 3 कौन कौन सा, तो ये मान लीजिए कुछ मॉलिक्यूल इस टाइप का है, इस टाइप का मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसके पास देखिए एनर्जी क्या क्या है, एक तो 3 ट्रांसलेशनल है, एक रोटेशन करके ऐसे भी एनर्जी पॉजेस कर सकता है ये मॉलिक्यूल। ये पूरा मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी रोटेशन करके एनर्जी पॉजेस कर सकता है, ऐसे भी रोटेशन करके एनर्जी पॉजेस कर सकता है। ठीक है, और ऐसे भी रोटेशन करके एनर्जी पॉजेस कर सकता है। तो ऑल 3 डायरेक्शन में खुद को घुमा के एनर्जी पॉजेस कर सकता है। तो ये है 3 रोटेशनल का, ये है 3 ट्रांसलेशनल का। ठीक है, तो इसके पास हम लोग 6 ही काउंट करते हैं, इसके अंदर वाइब्रेशन नहीं देखते हैं। तो इसके अंदर जैसे आपका मॉलिक्यूल आ जाता है, H2O हो गया, एंगुलर मॉलिक्यूल, ओजोन O3 हो गया, लीनियर मॉलिक्यूल में CO2 हो गया, CH4 फिर हो गया। ठीक है, लीनियर मॉलिक्यूल में CO2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया। ये सब क्या है, लीनियर मॉलिक्यूल है। तो लीनियर मॉलिक्यूल के केस में ये 2 होगा काउंट। इतना क्लियर हुआ।
तो अब देखिए इस क्वेश्चन को आप बनाइए, ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको एनर्जी निकालना है 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का। तो एनर्जी ऑफ O2 हम सोचते हैं कितना होगा, तो ये होगा 3 इंटू O2 गैस है। तो अगर कुछ नहीं दिया है तो कुछ नहीं दिया है तो वाइब्रेशन आपको काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो 3 इंटू 3 मॉलिक्यूल होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 5 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 5 हो जाएगा, क्यों मोनो ये केस में है, वाइब्रेशन काउंट नहीं करना। 5 इंटू R इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। अगर U ऑफ आर्गन देखिएगा, आर्गन मेरा मोनो एटोमिक है और ये 5 मोल है, तो 5 इंटू 3/2 RT, इस दोनों को ऐड कर दीजिए, मेरा टोटल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ऐड होगा तो ये हो जाएगा 5 इंटू 15 मतलब 15/30/2 मतलब 15 होगा। 3 नंबर आंसर इसका सही है, ठीक है। तो इस ढंग से मेरे पास जितना अवेलेबल क्वेश्चन था हम सारा डिस्कस कर दिए हैं। और भी अगर क्वेश्चन अवेलेबल होता है तो नेक्स्ट वीडियो हम बना के सबको डिस्कस कर देंगे।